अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कायर लॉन्ग हो का हाथ पकड़कर उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए हो। अब इससे लॉन्ग हो थोड़ा ब्लश करने लगता है और वहीं झाड़ियों में बैठे बंदे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कायर आज गुस्से में लॉन्ग हो को मारने वाली है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया है। इसलिए गुस्से में एक बंदा दूसरे बंदे को मारते हुए कहता है अगली बार अपनी चोंच कम चलाना। और इधर हम लॉन्ग हो को देखते हैं जो कायर से कहता है कि मैं ठीक हूँ, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और लॉन्ग हो थोड़ा हैरान भी था क्योंकि कायर को कैसे पता चला कि लॉन्ग हो इंजर्ड है। और कायर अपने मन में सोचती है कि अच्छा वो लॉन्ग हो सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ है। अब कायर कहती है कि वैसे तो मैं लोगों की बातें नहीं सुनती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम इंजर्ड हो गए हो। जिस पर लॉन्ग हो कायर को सब बताने लगता है कि वो डीमन हंटिंग ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है और आज जिस ओपोनेंट से उसकी फाइट हुई थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। लेकिन फाइनली लॉन्ग हो उस मैच को जीत गया। तभी वहाँ हवाएं चलने लगती हैं और बहुत सारी पंखुड़ियाँ उड़ने लगती हैं। वहीं एक पंखुड़ी उड़ते हुए कायर के सर पर आकर गिरती है तो लॉन्ग हो उस पंखुड़ी को हटाता है, जिससे कायर थोड़ा शर्माने लगती है तो लॉन्ग हो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर लॉन्ग हो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है सॉरी मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि मैं एक नाइट हूँ, चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब ये बोलकर लॉन्ग हो कायर का हाथ थाम लेता है और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हुए साथ चल रहे थे और आसमान में बहुत सारे फायर क्रैकर्स फूट रहे होते हैं। वहीं कायर बहुत ही खुश होती है और वो नजारा भी काफी खूबसूरत लग रहा था। वो खुश थी कि लॉन्ग हो के साथ में है और फिर फायर क्रैकर्स की आवाज सुनकर वो कहती है कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है तो लॉन्ग हो कायर को बताता है कि ये फायर क्रैकर्स की आवाज है। अब ये सुनकर कायर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर लॉन्ग हो से पूछती है कि क्या फायर क्रैकर्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जिस पर लॉन्ग हो कायर को बताने लगता है कि हाँ ये बहुत ही अलग अलग कलर्स में है और कई सारे शेप्स में है। और फिर लॉन्ग हो फिर से कायर के हाथ थामता है और आगे कहता है कि कुछ पपीज के जैसे हैं तो कुछ किटन्स के जैसे। अब लॉन्ग हो कायर के हथेली पर अपनी उंगलियों से ड्रॉ करते हुए कायर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब हम लॉन्ग हो और कायर को एक अलग ही स्पेस में देखते हैं जहाँ कायर देख सकती होती है। फिर लॉन्ग हो ड्रॉ कर रहा था, कायर वो देख रही होती है जहाँ बहुत सारी बड़ी स्पिरिचुअल वेल्स होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। अब कायर और लॉन्ग हो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और वो नजारा भी काफी खूबसूरत लग रहा था। अब सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ लॉन्ग हो कायर को लेके उसके घर पहुंच गया था हमेशा की तरह उसे छोड़ने के लिए। अब वहाँ पहुंच के लॉन्ग हो कायर से बोलता है कि हम पहुंच गए, जैसा कि लॉन्ग हो ने कायर का हाथ पकड़ रखा था तो कायर वहाँ पहुंच के लॉन्ग हो का हाथ छोड़ती है। लॉन्ग हो कायर को देख रहा था और फिर कायर लॉन्ग हो से वापस जाकर रेस्ट करने को कहती है क्योंकि आज उसने बहुत ही मेहनत करी है। अब वो कल वहीं पे लॉन्ग हो का वेट करेगी हमेशा की तरह। तो लॉन्ग हो बताता है कि कल मेरा एक और राउंड है लेकिन मैं तुम्हारा वेट करूंगा तुमसे पहले वहां पहुंचकर। तो कायर बोलती है कल का मैच हार्ड नहीं होगा तो लॉन्ग हो बोलता है हाँ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, मैं बस एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकूं, इसलिए मैं हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये बात सुनकर कायर शर्मा जाती है और एकदम हैरान रह जाती है। अब लॉन्ग हो भी चुप हो जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी में उसने ये क्या बोल दिया था, इसलिए लॉन्ग हो भी शर्मा गया था। अब लॉन्ग हो कायर से बोलता है कि मैं कल तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगा और तुमसे वहीं मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। और उसके बाद लॉन्ग हो वहाँ से भागते हुए चला जा रहा था और काफी खुश भी था क्योंकि लॉन्ग हो काफी दिनों के बाद कायर से मिला था और हम खुश हैं क्योंकि हम कई दिनों के बाद लॉन्ग हो से मिले हैं। अब कायर भी स्माइल करती है और उससे भी बहुत खुशी हो रही थी। और फिर लॉन्ग हो के जाने के बाद कायर अपनी स्टिक जमीन पर मारती है जिसके बाद उसके सारे बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद कायर उन सभी से बोलती है कि पता लगाओ कि किसने नाइट टेम्पल में लॉन्ग हो को हर्ट किया है। और साथ ही वो अपने बंदों से बोलती है कि लॉन्ग हो के घर पहुंचने से पहले कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करके उसके लिए भेज दो। तो सोल्जर्स कहते हैं ठीक है। अब सीन चेंज होता है और हम फोर्थ नाइट को देखते हैं जिसका नाम हैन्यू था और कमांडर उससे कहते हैं हैन्यू तुम्हें पता भी है कि तुमने कहाँ गलती करी है। तो हैन्यू बोलता है ये बात मैंने हजारों बार सुन चुका हूँ। तो कमांडर को गुस्सा आती है और वो बोलते हैं लेकिन कितनी बार तुमने मेरी बात को ध्यान दिया है, इसलिए आज भी तुम वैसे ही हो। तो हैन्यू बोलता है फिर आप दोबारा मुझसे बात क्यों बोल रहे हो। अब इस बात पे कमांडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो हैन्यू के पास आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं जिससे हैन्यू के मुंह से खून आ जाता है और हैन्यू से कहते हैं कि तुम बाहर मेरी इंसल्ट कर रहे हो और इससे मेरा फेस खराब हो रहा है क्योंकि तुम नहीं सुधर सकते हो। तो हैन्यू बोलता है इसका मतलब बस इतना ही है कि आपको बस अपने फेस की पड़ी हुई है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए आपने मेरे पेरेंट्स को मरने की परमिशन दे दी। अब इन दोनों की बातें सुनकर लग रहा था कि इन दोनों में जरूर कोई रिलेशन है। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हैन्यू काफी ज्यादा छोटा होता है और उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर बैटल में जा रहे थे क्योंकि कमांडर ने हैन्यू के पेरेंट्स को वॉर में फौरन जाकर आर्मी को लीड करने को कहा था। लेकिन इस
इस वॉर में हैन्यू के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में होता है जहाँ कमांडर हैन्यू से कहते हैं कि तुम अब तक नहीं जानते कि मैं एक नाइट हूँ और तुम्हारे फादर भी एक नाइट थे और तुम भी एक नाइट हो। तो तुम्हारे फादर खतरे के बारे में जानने के बाद भी बहादुरी से वार पर गए नाइट की ग्लोरी के लिए, लेकिन तुम खुद को देखो, तुमने अपोनेंट का तिरस्कार किया और रेफरी को भी उकसाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम नाइट होना डिजर्व करते हो? क्या तुम नाइट बनने के काबिल हो? अब हैन्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और आगे कमांडर कहते हैं जैसे तुम अभी हो, मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम डीमन हंटिंग स्क्वाड को ज्वाइन करो, डेविल्स को चैलेंज करो, लेकिन अब ये सिर्फ भ्रम है। अब हैन्यू गुस्से में जमीन पर पंच मारते हुए कमांडर से कहता है आप मुझसे क्या चाहते हो? अब हैन्यू कमांडर से कहता है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, जिसपे कमांडर कहते हैं तुम्हें टेंपल ऑफ नाइट से निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि निकाल दिया गया है। इसके बाद कमांडर हैन्यू की तरफ पैसे की पोटली फेंकते हैं और कहते हैं या तो ये पैसों ले लो और मुझे दे दो या फिर तुम लंबे टाइम के लिए लॉन्ग हाउ के स्क्वायर नाइट बन जाओ। अब ये सुनकर हैन्यू का खून खौल उठता है। आगे कमांडर कहते हैं 5 साल बाद जब नेक्स्ट डीमन हंटर ट्रायल होंगे तब मैं तुम्हें वापस नाइट हॉल लौटने दूंगा। अब इन सब बातों से हैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए हैन्यू पैसों की पोटली उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। इधर कमांडर भी काफी ज्यादा सीरियसली हैन्यू को देख रहे होते हैं कि वो क्या फैसला करेगा, हैन्यू पैसे लेगा या फिर लॉन्ग हाउ का स्क्वायर नाइट बनकर 5 साल बाद वापस लौटेगा। इधर हम देखते हैं कि हैन्यू ने पैसे की पोटली उठा ली थी। अब ये देखकर कमांडर हैन्यू से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सच में इस बारे में सोच लिया है? जिस पर हैन्यू कहता है कि एंड में आप मुझे चूज करने का राइट नहीं देते हैं। अब ये बोलकर हैन्यू पैसे की पोटली को हवा में उछाल देता है और सारे सिक्के जमीन में फैल जाते हैं, यानी कि हैन्यू ने फैसला कर लिया था कि वो लॉन्ग हाउ का स्क्वायर नाइट बनेगा और 5 साल बाद वापस नाइट हॉल में लौटेगा। अब कमांडर हैन्यू को समझाने लगते हैं कि लॉन्ग हाउ के स्क्वायर नाइट बनने में कुछ गलत नहीं है, तो तुम विच हंट को ज्वाइन करने के लिए उसे फॉलो कर सकते हो। शायद फ्यूचर में तुम एक साथ डिवाइन शील्ड को हासिल करने में एबल हो जाओ। लेकिन कमांडर की बातों से हैन्यू को और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो हैन्यू चीखता है और फिर कमांडर के पास आकर उनसे कहता है क्या ये आपके दिल में है कि मैं कभी भी किसी से भी बेहतर नहीं बन पाऊंगा? अब ये बोलकर हैन्यू गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर हम कमांडर को देखते हैं जो अब काफी ज्यादा दुखी हो गए थे इन सब बातों से, क्योंकि उन्हें हैन्यू की काफी ज्यादा फिक्र थी। अब कमांडर आगे जाते हैं जहाँ एक पेपर रखा होता है और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ एक बंदा कमांडर को आकर वो पेपर देता है जिसमें लॉन्ग हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, क्योंकि कमांडर ने लॉन्ग हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था। अब कमांडर इंफॉर्मेशन पढ़ता है तो हैरान होते हुए कहता है यकीनन लॉन्ग हाउ शिंग्यू पैलेस मास्टर की भरपाई कर रहा है जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट नाइट है। अब इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि ये लड़का इतना ज्यादा कमाल का कैसे है, वो अमीरों को भी बदल सकता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कमांडर सैड होते हुए कहते हैं कि हैन्यू तुम मेरी इंटेंशंस को नहीं समझ पा रहे हो, यानी कि कमांडर हैन्यू के ग्रैंडफादर हैं। अब सीन चेंज होता है और हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं जो अपने रूम में था और उसके पास पिल्स पड़ी होती हैं जो कि कायर ने उसके लिए भेजी थी। अब उसे देखकर लॉन्ग हाउ को अच्छा लग रहा था और वो सोचता है मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन कायर ने बहुत सारी पिल्स भेज दी है। हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ की बॉडी चमकने लगती है। अब लॉन्ग हाउ सोच रहा था कि अब मुझे जल्दी से जल्दी खुद को हील करके रिकवर होना पड़ेगा नेक्स्ट मैच के लिए। लॉन्ग हाउ सोच रहा था कि आज मैं 8 था जियांगशियांग डॉगर कॉम्पिटिशन में, लेकिन ये बस एक तुक्का था जो कि सही समय पे लग गया। 4th ऑर्डर नाइट और 5th ऑर्डर नाइट डिसिपल के बीच का गैप आज भी एक खाई जितना है। अगर उस टाइम हैन्यू ने इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं हुआ होता तो मैं नहीं जीत पाता, ये बस उसकी गलती की वजह से हुआ है। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ लॉन्ग हाउ ने हैन्यू को हरा दिया था, लेकिन इन सब के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो 5th ऑर्डर का नाइट जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मुझे उसका सामना करने लायक बनना ही होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने पड़ने वाले नाइट को वो मजबूर कर देता है हार मानने के लिए, फिर चाहे उसका अपोनेंट 4th ऑर्डर के लेवल के पीक पे ही क्यों ना हो। और वो मायू के पनिशमेंट स्टाइल को यूज करता है। अब लॉन्ग हाउ सोचने लगता है कि वो कैसे उससे लड़ेगा और फिर लॉन्ग हाउ इमेजिन कर रहा था जहाँ 5th ऑर्डर का नाइट लॉन्ग हाउ पे भारी पड़ रहा था और बहुत आसानी से उसे हरा दे रहा था। अब लॉन्ग हाउ सोचता है कि मेरे अटैक की तरह ही मैं भी बहुत कम पावरफुल हूँ। लॉन्ग हाउ सोच रहा था कि मैं अपनी कौन सी पावरफुल मूव को यूज करूँ जिससे मैं उससे लड़ सकूँ। लॉन्ग हाउ को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके नॉर्मल मूव्स काम नहीं आएंगे। तभी लॉन्ग हाउ को होली स्पिरिट फर्नेस के बारे में
याद आता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि ये फाइटिंग स्किल भी उस समय काम नहीं आएगी, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और साथ ही अभी हॉन्यू का भी वापस आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मुझे जीतना ही होगा। अब सीन चेंज होता है और हम फिफ्थ ऑर्डर के नाइट को देखते हैं जो अपने रूम में था और कल के मैच के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ उसके सामने एक एल्डर होते हैं और वो लॉन्ग हाउ के बारे में पूछता है और बताता है कि लॉन्ग हाउ लॉर्ड शिंगू की तरह नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल दिखता है और साथ ही वो फोर्थ ऑर्डर का नाइट है। अब उसके सामने बैठे एल्डर बोलते हैं, ऐसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिसअपॉइंटेड हो और खुश नहीं हो। अब फिफ्थ ऑर्डर का नाइट सोच रहा था कि मैं उसे सच में हरा दूंगा, लेकिन उसके पास यूनिक कॉम्बैट स्किल है और वो लॉन्ग हाउ के बारे में सोचता है, क्योंकि लॉन्ग हाउ के पास प्रोटेक्शन और पनिशमेंट दोनों ही स्किल है। अब फिफ्थ ऑर्डर का नाइट सोच रहा था कि हो सकता है लॉन्ग हाउ के पास कोई और भी स्किल हो और वो उससे मुझे सरप्राइज कर दे, लेकिन मैं भी लॉन्ग हाउ का वेट कर रहा हूँ और उससे लड़ना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो इनहेरिटेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट नाइट बनने के काबिल है या नहीं। और हम लॉन्ग हाउ को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा होता है, तभी उस बैटल का याद आता है और लॉन्ग हाउ कहता है कि हैन यू के साथ बैटल के बाद मैंने फिफ्थ ऑर्डर की दहलीज को टच कर लिया है। इन सब के लिए लिन और लिन के एलिक्सर का शुक्रिया। लिन के एलिक्सर की वजह से ही मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तभी लॉन्ग हाउ को याद आता है कि आज तो लिन का कंपटीशन होगा, उसमें क्या हुआ होगा। अब सीन चेंज होता है और हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं जहाँ लिन का मैच नंबर 61 के साथ होने वाला था। वहीं ऑडियंस में बैठे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि नंबर 61 फोर्थ ऑर्डर की मैजिशियन है, लेकिन फिर भी उसकी मैजिक ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब हम नंबर 61 को देखते हैं जो कि कमाल की मैजिशियन होती है और उसकी स्टिक में फायर क्लाउड क्रिस्टल लगा होता है, जिसके बारे में एक बंदा बताता है कि ये फायर क्लाउड क्रिस्टल मैजिशियन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर है, जिससे मैजिशियन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरा बंदा अपना फायर क्लाउड क्रिस्टल निकाल कर बताता है कि ये लोग सालों तक ऑक्शन में इंतजार करते हैं इस फायर क्लाउड क्रिस्टल को पाने के लिए, लेकिन ये लड़की बहुत लकी है कि इसके पास इतना बड़ा फायर क्लाउड क्रिस्टल है, जबकि मेरे पास कितना छोटा सा है फायर क्लाउड क्रिस्टल। और नंबर 61 को देखते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही होती है और वो कहती है कि मुझे बस आज का मैच जीतना है और फिर मैं शायद फाइनल में पहुंच जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे अपोनेंट की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, लेकिन मेरा ओपोनेंट कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मेरे पास मेरा फायर क्लाउड क्रिस्टल है, तो आज का मैच मैं ही जीतूंगी। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती है और हर तरफ से अंधेरा छा जाता है। सब सोचने लगते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया, लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं। तभी सब लिन को आते हुए देखते हैं जो कि बिल्कुल हीरो के जैसे खतरनाक एंट्री करता है और लिन बहुत ही अमेजिंग लग रहा होता है और उसे देखकर उसकी अपोनेंट भी पैनिक हो जाती है। अब लिन अपने अंदाज में कहता है, देखो मैं आ गया, आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। अब लिन को देखकर ऑडियंस में बैठे दोनों बंदे मुंह बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लिन से कोई उम्मीद नहीं थी। एक बंदा कहता है कि भले ये फिफ्थ ऑर्डर का क्यों ना हो, लेकिन ये इतना तेज तर्रार नहीं है। तभी लिन की नजर नंबर 61 के क्लाउड क्रिस्टल पर पड़ती है। अब लिन एक्टिंग करने लगता है कि ये तो कमाल का है, तुम्हारे पास कितना बड़ा फायर क्लाउड क्रिस्टल है। अब लिन की बातों से नंबर 61 को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो जीत सकती है। उसे लगता है कि लिन उसके फायर क्लाउड क्रिस्टल से डर गया है। अब लिन बात तो कुछ और ही कर रहा था, लेकिन लिन कहता है कि इत्तेफाक से मेरे पास भी एक फायर क्लाउड क्रिस्टल है, जरा देखो इसे। अब लिन अपने मैजिक से एक पोर्टल ओपन करके अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसे काफी ज्यादा मुसीबत हो रही थी। सब लिन को बेवकूफ और अजीब समझ रहे थे क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी ही थी, लेकिन तभी लिन किसी तरह से अपने फायर क्लाउड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। लिन के क्रिस्टल को देखकर सब शॉक रह जाते हैं क्योंकि लिन का क्रिस्टल बहुत ही बड़ा था। वही नंबर 61 का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अब नंबर 61 अपनी जीत की उम्मीद खो चुकी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने क्रिस्टल के दम पर जीत सकती है, लेकिन अब तो वो भी उम्मीद नहीं थी। लिन ने अपने क्रिस्टल से उसकी वो उम्मीद तोड़ दी थी। अब लिन अपने क्रिस्टल का यूज करके अलग अलग ट्रिक्स दिखाना शुरू हो जाता है। तब होस्ट डांटते हुए उसे कहता है कि ये डीमन हंटिंग ट्रायल है, ना कि कोई मैजिक शो जो तुम अपनी ट्रिक्स दिखा रहे हो। मजाक बंद करो और सीरियस हो जाओ, ये कंपटीशन है। अब हम देखते हैं कि नंबर 61 बिल्कुल ही अपना कॉन्फिडेंट खो चुकी थी और जमीन पर बैठ गई थी। तो लिन उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, भले ही मैं फिफ्थ ऑर्डर का डेंजरस और अमेजिंग मैजिशियन हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट बहुत ही इजी फायर ट्रिक को यूज करूंगा। तुम्हारी कोई भी मैजिक ट्रिक मेरी फायर ट्रिक को जरा सा भी अगर टक्कर दे पाएगी तो मैं खुद ही अपनी हार मान लूंगा और तुम जीत जाओगी। तो बताओ ये डील तुम्हें मंजूर है? अब ये सुनकर नंबर 61 को लगता है कि ऐसे तो मैं जीत सकती हूँ, इससे मेरे जीतने के थोड़े बहुत चांस तो हैं और वो इस बात को मान जाती है और खुश हो जाती है। अब लिन समझ गया था कि नंबर 61 ने उसके डील को मंजूर कर लिया था, इसलिए अपनी मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करने लगता है। अब लिन अपनी लिक्विड एनर्जी से एक एयरप्लेन बनाता है और नंबर 61 की ओर भेजता है और उसे देखकर नंबर 61 खुश होकर कहती है ये तो मैं भी कर लूंगी। तभी वहाँ पर मैजिक में एक ट्विस्ट आता है और वो एरोप्लेन हवा में जाकर एक फोनिक्स में चेंज हो जाता है, जिसे देखकर नंबर 61 दंग रह जाती है और कहती है मैं इतना बड़ा सा फोनिक्स कैसे बना पाऊंगी। लेकिन लिन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी मैजिक ट्रिक स्टार्ट हुई है, अभी मैं इससे भी ज्यादा अमेजिंग मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने वाला हूँ।
हूँ। ये बोलते ही लिन अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे ग्राउंड में फैला देता है, जिसके बाद लिन वहाँ पर अपने लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी से वहाँ पर एक पियानो बना देता है। अब ये देखकर वहाँ बैठी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मास्टर भी ये देखते रह जाते हैं और बोलते हैं ये लड़का तो अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हर कोई अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब लिन उस पियानो से मैजिक बजाना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी धुन निकल रही होती है, बहुत सारा ऑरा फैल रहा होता है जो जाके नंबर 61 के आसपास घूमने लगता है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो उसे देख रही थी कि ऑडियंस में बैठी लड़कियां कह रही थी ये तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है। अब यहाँ पर नंबर 61 भी उसमें मदहोश हो चुकी थी, जिसके बाद लिन अपनी पावर्स को दिखाता और उसकी ड्रेस को चेंज कर देता है और उसका मैजिक कमाल का लग रहा था। अब लिन अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा था, जिसके बाद वो अपनी पावर से एक फ्लावर बना देता है और फिर उसे नंबर 61 को दे देता है, जिससे नंबर 61 काफ़ी खुश होती है और वो फ्लावर बहुत ही अलग लग रहा था। अब उसमें ऐसी पावर्स देखकर बाहर बैठे जज भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें भी लिन की पावर बहुत अच्छी लग रही थी और वो कह रही थी ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। तभी बाहर बैठे मास्टर पास एक लड़की आती है और वो भी अपनी पावर्स को दिखाने के लिए अपने हाथों में एक रोज़ ले आते हैं और दूसरे मास्टर भी उसे देखते हैं और यहाँ पर लिन एक फोनिक्स फिर से बनाता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर मेरा मैजिक खत्म हो गया, अब तुम जो भी कर सकती हो दिखाओ। अब लिन की मैजिक को देखकर नंबर 61 पहले ही फ्लैट हो चुकी थी और वो लिन से बोलती है कि तुम्हें कैसे बीट कर सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ। वो पहले ही अपनी हार मान लेती है क्योंकि लिन तो कमाल का था। अब नंबर 61 के हार मानने से लिन को मैच का विनर घोषित कर दिया जाता है, जिससे वहाँ बैठी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि लिन ये डिजर्व करता था। अब लिन की इतनी ज़्यादा तारीफ होते हुए देख कर वहाँ बैठा मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, वो परेशान होने लगता है और वो गुस्से में अपनी वाइन को फेंक देता है और उसके बाद खड़ा हो जाता है। तो दूसरे मास्टर भी उससे पूछते हैं कि इसे क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है कि नंबर 61 उस मास्टर की स्टूडेंट थी और उस वजह से उस मास्टर को गुस्सा आ रही थी क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी स्टूडेंट हार जाए, इसलिए वो गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्टी यहीं पर एंड हो जाता है।